ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर दो परिवारों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं एंड वो भी यहाँ पर शादी की रीजंस की वजह से। एंड हमें दिखाई जाती है जियांग परिवार की दो बेटियां, जिनमें से यहाँ पर होती है डेजी एंड जेनी। डेजी यहाँ पर जेनी से कह रही होती कि माफ करना सिस्टर, वो क्या है ना, मैं और जाओ एक दूसरे से लव करते हैं एंड हम ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते। अब तुम जबरदस्ती जाओ के साथ शादी नहीं कर सकती। जेनी को यहाँ पर पता होता है कि पास्ट लाइफ में किस तरीके से उसकी शादी यहाँ पर जाओ के साथ में हुई थी एंड उसकी लाइफ हेल बनकर रह गई थी और वही उसके मरने का रीजन था। तो कि इस बार यहाँ पर वो कोई भी रिस्क अपनी लाइफ के साथ नहीं लेना चाहती एंड यहाँ पर वो घोषित कर देती है कि अगर डीसी जाओ के साथ शादी करेगी तो फिर जेनी यहाँ पर किम के साथ शादी करेगी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते बिकॉज सबके अकॉर्डिंग किम यहाँ पर एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है। हम किम के दोस्त को देखते जो कि बोल रहा था कि मुझे तो यहाँ पर जेनी कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर यहाँ पर उसने क्या सोचा कि तुमसे शादी करेगी। कहीं उसे ये तो नहीं पता ना कि तुम पागल बनने का नाटक कर रहे हो या फिर तुम्हारा और उसका कुछ पुराना रिवेंज है जो कि अब वो तुमसे लेना चाहती है। किम कहने लग जाता कि पता नहीं, लेकिन इस शादी को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, शादी जैसी प्लान की गई है वैसी ही चलेगी। एंड फाइनली यहाँ पर वेडिंग का डे आ ही जाता है जहाँ पर जेनी के डैड तो उसे गुस्से में खींच कर स्टेज पर लेकर जाते बिकॉज उनका 1% भी मन नहीं था जेनी का ये शादी कराने के लिए। यहाँ पर आए हुए गेस्ट जेनी को ही जज कर रहे होते। वो लोग जेनी के बारे में बात कर रहे थे कि देखो एक पागल इंसान से शादी करने के सिर्फ 2 रीजन होते हैं, या तो यहाँ पर वो लड़की भी पागल है या तो लड़की को बहुत अच्छे से पता है कि लड़का कितना अमीर है और वो उसके पैसों का बस फायदा उठाना चाहती है। जेनी उन सभी की बातों को सुनकर हॉट जरूर होती है, इसलिए नहीं बिकॉज यहाँ पर वो सभी लोग उसे गोल्ड टिकट बुला रहे थे, बल्कि इसलिए बिकॉज यहाँ पर वो लोग किम के ऊपर उंगली उठा रहे थे। जेनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर किम 3 साल बाद ठीक हो जाने वाला है। अब जेनी को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर 3 साल बाद ठीक हो जाने के बाद कि मुझसे डाइवोर्स दे या फिर न दे, वो 3 साल तक उसके साथ पीसफुली बिताना चाहती है। ऐसे भी यहाँ पर किम दिखने में जेनी को हैंडसम जो लगता है। किम यहाँ पर जेनी को उसके हाथ में कैंडी दे देता है एंड कहते हैं कि अगर तुम उसे खाओगे तो तुम्हारा मूड एकदम लिफ्ट अप हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसे प्यार से थैंक यू बोलती है। एंड यहाँ पर जेनिफर हमें किम के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से किम यहाँ पर पूरे के पूरे बिजनेस वर्ल्ड का एक बादशाह हुआ करता था। अगर कोई भी उसके साथ चीटिंग करता, उसे बिट्रे करता, तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पर 3 ही सजा होती है, या तो वो उस इंसान को पागल कर देता है मेंटली, या तो उसे यहाँ पर क्रिपल्ड बना देता है, या तो यहाँ पर वो उसकी जान ही ले लेता है। लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट ने यहाँ पर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस कार एक्सीडेंट में तो यहाँ पर ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर किम बच चुका था। बट बचने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि वो तो मेंटली रिटार्डेड हो गया है। अब जेनी को प्रीवियस लाइफ के बारे में सब कुछ याद होता है कि किस तरीके से 3 साल के बाद यहाँ पर वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड तब तक ये 3 साल जेनी यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज करने वाली है ताकि यहाँ पर वो उन लोगों से रिवेंज ले सके जो लोगों ने यहाँ पर उसके साथ में गलत किया है। एंड फाइनली यहाँ पर इन दोनों की वेडिंग हो जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पर टाइम आ जाता है जहाँ पर ब्राइड को अपने ग्रूम के घर पर शिफ्ट होना पड़ता है। जेनी यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि पूरा का पूरा परिवार शानदार से महल में रहता है, लेकिन यहाँ पर अपने इस बेटे को एक ऐसी जगह देकर रखी है जिस जगह पर चढ़ने के लिए कितनी सारी सीढ़ियाँ है। उन्हें लगता नहीं है कि यहाँ पर उसे प्रॉब्लम होती होगी। मन ही मन यहाँ पर किम सोच रहा होता है कि देखो लड़की, तुमने मेरे साथ शादी करने का फैसला खुद से किया है तो थोड़ा तो स्ट्रगल मैं यहाँ पर तुमसे करवा कर रहूँगा। एंड तब तक वहाँ पर जावा आ जाता है जेनी का सूटकेस लेकर। जेनी को यहाँ पर वो जेनी के नाम से बुलाता है जहाँ पर वो उसे रोकती है एंड कहते कि देखो तुम्हें मुझसे अब से यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बुलाना चाहिए, ना कि जेनी। जाओ कहते हैं कि देखो जेनी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे कितना गुस्सा हो, लेकिन इस गुस्से को थूक दो, गुस्से का कुछ फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर इस पागल इंसान के साथ शादी इसलिए की है ताकि तुम यहाँ पर मुझसे रिवेंज ले सको, मुझे जेलस फील करा सको, मुझे बुरा फील करा सको, लेकिन इसमें तुम्हारा ही लॉस है। देखो अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से चली जाओ एंड मैं डैड से बात करके सेटलमेंट कर लूँगा, तुम्हें इस पागल से छुटकारा पहुँचा दूंगा। एंड अब यहाँ पर किम देखना चाहता था कि आखिर जेनी कौन सा डिसीजन लेती है। एंड जेनी होती है जो कि यहाँ पर कहती है कि देखो भैया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूँगी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वहाँ पर कल को डेजी मर भी जाती है तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो तो अच्छा है कि मेरा पीछा यहाँ पर तुमसे छूट चुका है। तब तक वहाँ पर डेजी आती है, जेनी से कहती है कि प्लीज़ जेनी, यहाँ पर जाओ मत चिल्लाओ, सारी गलती यहाँ पर मेरी है।
जेनी कहती कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है डेजी, तुमने तो यहाँ पर उल्टा अच्छा किया है मेरे कचरे को साफ कर कर। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझे कचरा कैसे बुला सकती हो। जेनी बोलती कि मैं तुम सब दर्जे में बड़ी हूँ और तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उसकी एंटायर बॉडी को फ्लिप कर देती है और उसे महसूस होने लगता है कि शायद से यहाँ पर उसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ एंड पावर्स भी आ चुकी है। वही दूसरा डेजी थी जो कि उसके पैरों में आकर गिड़गिड़ाने लग जाए। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो प्लीज जेनी मुझे मारो, लेकिन यहाँ पर जाओ पर अत्याचार मत करो। जेनी यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अब तो कोई देख भी नहीं रहा है, तो अपनी घटिया से एक्टिंग करना बंद करो। उप्स, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो यहाँ पर जाओ के सामने भी एक्टिंग कर रही हो, लेकिन हाँ प्लीज मेरे और मेरे हस्बैंड की वेडिंग नाइट को स्पॉइल मत करना। ऐसा बोलकर वो किम को लेकर जाने लग जाती है। किम भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि जितना यहाँ पर उसने जेनी के बारे में सोचा और जाना है, जेनी तो यहाँ पर उससे भी ज्यादा फ्यूरियस लड़की है। वही दूसरा और यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ रहा होता है। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वो जेनी से हार चुकी हो, बट वो अपने आप से कहते कि नहीं, मैंने जेनी से यहाँ पर उसका लव छीना है, उसके फियांसे के साथ में शादी की है और आगे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा यहाँ पर उसे अपनी पैरों की जूती बना कर रहूंगी। एंड फिर वो चली जाती है यहाँ पर जाओ की मदद करने। वो कहती कि जाओ मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है। जाओ कहता कि नहीं डेजी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, तुम्हें तो तुम्हारे सिस्टर बहुत अच्छे से पता होगी कि आखिर वो कितनी शॉर्ट टेम्पर है, अब हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा वो उसे बोल तो देता है, लेकिन मन ही मन यहाँ पर जेनी के बारे में सोच रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर तो वो नहाने के लिए चला जाता है और अच्छे से व्हीलचेयर से खड़े होकर नहा रहा था। और नहाने के बाद यहाँ पर व्हीलचेयर पे वापस आ जाता है। वो जेनी से कहने लग जाता है कि तुम सोने नहीं वाली, एंड जेनी यहाँ पर सोने का नाटक करने लग जाती है। मन ही मन वो कहने लग जाता है कि अभी से कौन बताए कि मुझे पता है कि ये नाटक कर रही है। पर जेनी इतने में उठती है एंड कहती है कि नहीं, तुमने आज यहाँ पर हेयर वॉश किया तो फिर हेयर ड्राई के बगैर तुम नहीं सो सकते, वरना तुम्हें यहाँ पर हेडेक होने लग जाएगा। और ये सुनते यहाँ पर किम को याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर किसी भी लोगों को उसकी इस चीज को लेकर फिक्र थी ही नहीं, और जब उसे हेडेक होता था तब डर के मारे वो सभी यहाँ पर उससे दूर हट जाते थे। वही दूसरा यहाँ पर उसे इरिटेट होना शुरू हो जाता है। ठीक पहले की तरह जेनी हेयर ड्रायर को ऑफ करती है एंड कहती कि माफ करना, शायद से यहाँ पर हेयर ड्रायर का साउंड तुम्हें उस ड्रामा के बारे में याद दिला रहा होगा। मैं नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करूंगी कि थोड़ा कम नॉइस वाला हेयर ड्रायर परचेस कर लो, एंड तुम्हें यहाँ पर फिर कुछ नहीं होगा, एंड अभी मैं तुम्हारे सर पे मसाज कर देती हूँ। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर किम सोच रहा होता है कि ये सच्ची इतनी अच्छी है या फिर सिर्फ अच्छी बनने का नाटक कर रही है। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी तो किम को देखकर ये सोच रही होती है कि किम तो यहाँ पर एकदम लिटिल पपी की तरह है, मासूम सा, इनोसेंट सा एंड नादान सा, जो कि यहाँ पर सिर्फ अपने मास्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करता है। वही दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मॉर्निंग हो जाती है, जेनी यहाँ पर किम को देखती है जो कि वियर्ड सा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, एंड यहाँ पर वो स्टाफ से पूछने लग जाती है कि ये कैसा ब्रेकफास्ट है। स्टाफ कहती कि वो हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि सर को यहाँ पर एकदम लाइट खाना खिलाने हैं। जेनी बोलती कि लाइट का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर उसे गरीबों वाले खाना खिलाओगी जिससे यहाँ पर वो स्टाफ करता रह जाएगा। वो बन को टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि खाने तो कितने पुराने, बस हीट कर कर यहाँ पर किम को दे दिए गए हैं। वो किम के हाथ से बाउल भी छीन लेती है और उसे कहती कि अब से तुम्हें ऐसा खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी डिशेस रेडी करूँगी। ऐसा बोलकर वो किचन में चली जाती है। एंड किम यहाँ पर सोच रहा था कि कहीं ये मेरे खाने में कोई जहर तो नहीं मिला देगी, क्या पता यहाँ पर किसी ने से भेजा हो मुझे जान से मारने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर जेनी तीन स्टाफ को आपस से बात करते हुए सुनती है एंड ये तीनों मिलकर यहाँ पर किम और जेनी की चुगलियाँ कर रहे होते। वो लोग किम के बारे में बस यही बात कर रहे थे कि आखिर एक पागल को क्या ही पता चलेगा कि शादीशुदा जिंदगी क्या होती है, वो खाना कौन सा खा रहा है। जेनी ने जरूर यहाँ पर उसके साथ पैसे के लिए शादी की होगी। ऐसे भी यहाँ पर किम के परिवार वालों ने तो उसे अबेंडन कर ही दिया, इसकी वाइफ भी इसे बहुत जल्दी अबेंडन कर देगी। और बस इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा बुरी बातें वो लोग कर रहे होते, जो सुनते वहाँ पर जेनी आती है एंड यहाँ पर उसकी चल पीछे पुल बैक कर देती है, जिससे वो स्टाफ नीचे गिर जाती है एंड गुस्से में आकर तो वो एंटायर डाइनिंग टेबल को भी उठा देती है। और फिर उसे समझ आ जाता है कि हाँ, उसके पास सचमुच स्ट्रेंथ एंड पावर्स तो आई हुई है रीबत की वजह से। वहाँ पर मेन स्टाफ आ जाता है
एंड जेनी से पूछने लग जाता है कि मैडम आपको हो क्या गया। तब यहाँ पर जेनी कहते कि मैं इन तीनों अनग्रेटफुल बिचेस को अपने घर पर नहीं रखना चाहती एंड ऑन द स्पॉट फायर करना चाहती हूँ। उनमें से एक स्टाफ यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम होती कौन हो हमें फायर करने वाली, तुमने एक पागल के साथ शादी क्या कर ली, तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच यहाँ पर इस घर की यंग मिस्ट्रेस बन चुकी हो। तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर ओल्ड लेडी ने हमें रखा है एंड उनकी परमिशन के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। वहाँ पर मेन स्टाफ ही जेनी को बता रहा होता है कि वो ये बात ओल्ड लेडी तक पहुँचा देगा और वही सारे डिसीजंस लेंगी। एंड वही दूसरा यहाँ पर उसे कहते हैं कि ठीक है तुम ओल्ड लेडी को जाकर इन्फॉर्म कर दो, तब तक मैं यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ और हाँ तुम्हारी कंपनी में भी भिजवा देती हूँ ताकि तुम्हारे कंपनी वाले भी तो देख सके कि आखिर वो लोग कैसे स्टाफ को हायर कर रहे दूसरों के घर पर बेचने के लिए। ये सुनते यहाँ पर तुरंत ही बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं एंड उन तीनों को वहाँ से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जेनी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और उसे अपने हाथ से खिलाती है, जहाँ पर किम बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि इस एक्सीडेंट को यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं एंड 2 साल में पहली बार यहाँ पर किम को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद से जरूर कोई तो है, यानी कि जेनी ही वो पर्सन है जो कि यहाँ पर उसकी फिक्र कर रही है। यहाँ पर वो जेनी के गालों को टच कर उसे थैंक यू बोलता है एंड जेनी उस टच को फील करते हुए यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है एंड सोचती कि न जाने क्यों मुझे इसे देखकर रोने का मन करता है कि मन ही मन यहाँ पर सोच जाता है कि आई रियली विश जेनी यहाँ पर इतनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर बाद में उसने मुझे अबंडन कर दिया तो मैं उसे कभी लेट को नहीं कर पाऊंगा। वही दूसरे यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बाद में हिडन सीसीटीवी कैमरास जो लगाए हुए थे उससे यहाँ पर किम चेक कर रहा होता है कि कहीं पीठ पीछे यहाँ पर उसकी सच्चाई ना उसे पकड़ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर किम और हान दोनों देखते कि किस तरीके से जेनी तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। हान कहने लग जाता है कि तुम्हें तो यहाँ पर अपनी वाइफ से बच कर रहना होगा, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर उसने डाइनिंग टेबल भी उठा दिया तो वो तुम्हें भी उठाकर पटक सकती है, लेकिन मानना पड़ेगा ये तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा साइड ले रही है। किम यहाँ पर जेनी के बारे में उससे पूछने लग जाता है। तब हान यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि वो जियांग परिवार से बिलोंग करती है एंड वो यहाँ पर उसकी मम्मा को बचपन में ही खो चुकी थी। डेजी उसकी स्टेप सिस्टर है और उसकी मम्मा भी उसकी स्टेप मॉम है। हालांकि उसके डैड भी अब उसके स्टेप डैड जैसे लगते बिकॉज यहाँ पर वो उसे राइचसली ट्रीट नहीं करते। जेनी पहले तो यहाँ पर बहुत शांत एंड इनोसेंट हुआ करती थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर उसके हाव भाव एकदम से बदल गए कि तुम्हें नहीं लग रहा कि वो नाटक कर रही है। किम कहने लग जाता है कि फ़र्क नहीं पड़ता वो नाटक कर रही है या नहीं कर रही है, मेन बात यह है कि वो मेरा स्टैंड ले रही है, मेरे साइड रह रही है। तो अगर वो मुझे प्रोटेक्ट कर कर हीरो बनना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फूल बनने की एक्टिंग करता रहूँगा और उससे इस पूरे कैरेक्टर का हीरो बनने दूंगा। लेकिन अगर किसी दिन उसे जाना पड़ा तो डिसीजन यहाँ पर मेरा होगा, ना कि जेनी का। इसके बाद में यहाँ पर जेनी से मिलने के लिए उसकी दोस्त जूली वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर जूली को जाओ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जेनी कहते कोई बात नहीं जूली, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी वो जाओ यहाँ पे कोई महान देवता नहीं था जिसके साथ शादी करके मुझे हेवन की प्राप्ति हो जाती, वो मेरी लाइफ से जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जूली यहाँ पर कहने लग जाती है कि कहीं दोनों भाई एक दूसरे के जैसे तो नहीं है। जेनी कहती है कि नहीं, जाओ यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट है और किम यहाँ पर बहुत डिफरेंट है, तुम तो किम को यहाँ पर जाओ से कभी कंपेयर भी मत करो, ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है एंड काइंड हार्टेड है। वही दूसरे यहाँ पर किम वही सोच रहा था कि लगता है यहाँ पर जेनी ने मेरी सारी पास्ट हिस्ट्री ढूंढ कर निकाल दी है। तब तक यहाँ पर वो लोग सेट के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट वो लोग चाह रहे होते कि किम वहाँ पर उसे रोकने लग जाता है और उसे इशारे कर रहा था कि वो भी वहाँ पर जाना चाहता है। जेनी कहती कि देखो मैं काम पर जा रही हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी, मैं तुम्हें लेकर फिलहाल नहीं जा सकती। तो वो उसे और रिक्वेस्ट करने लग जाता है। जेनी कहती कि ठीक है चलो मेरे साथ में। जूली कहती कि सचमुच तुम्हारे हस्बैंड तो बच्चा बनकर तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। मनी मन किम कहते कि तुम्हें तो मैं सबसे पहले बताऊंगा जूली, जो कि मेरी बुराई मेरी वाइफ से कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग सेट पर जाते हैं, डेज़ी जैसे यहाँ पर जेनी को देख उन सभी के साथ में वो उसके पास चली जाती है एंड कहती कि अरे वाह तुम तो सेट पर आ गई, लेकिन साथ साथ यहाँ पर तुमने किम को भी लाया है। तुम्हें पता है ना किम एक पागल पेशेंट है एंड कभी कभार तो उसे यहाँ पर चीज़ें ट्रिगर कर जाती है, जहाँ वो पागलों से ज़्यादा कुछ बन जाता है, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी इन दी एंड। एंड ये सुनकर यहाँ पर जेनी उसे जोर का थप्पड़ मारती है, ये बोलते हुए कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें करने के लिए, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ लगता है और वो तुमसे दर्जे में बड़ा है, तो उसे अगर रिस्पेक्ट दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। डेज़ी कहती कि ये तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें पता है ये रोल मुझे यहाँ पर जाओ की वजह से मिला है एंड जाओ को अगर पता चला कि तुम यहाँ पर आकर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो तो फिर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा।
वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर आ जाता है, जो कि आकर कहने लगता है कि देखिए, जिसे यहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए इनवाइट नहीं किया गया, वो सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं, बिकॉज भाई यहाँ पर कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं चाहता और न जाने लोग कहाँ कहाँ से आ जाते। ये सुनते यहाँ पर किम अपने टॉवल के ऊपर से निडल हटाता है और उस पर तेल मारता है, जिस वजह से यहाँ पर उस डायरेक्टर को कंटिन्यूस पेन शुरू हो जाता है। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि सचमुच यहाँ पर न जाने किस बेवकूफ ने तुम्हें ये रोल दे दिया है। एंड तब तक यहाँ पर एंट्री हो जाती है हान की, जो कहने लग जाती है कि कौन है वो जो कि मुझे क्वेश्चन कर रहा है। एंड जब यहाँ पर वो देखता है अपनी दोस्त की वाइफ को, तो वो मन में सोच रहा होता है कि ये क्या, ये स्क्रिप्ट तो मुझे दी ही नहीं गई थी, किम ने तो मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ पर बोलना क्या है, करना क्या है। किम यहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर आज इसने यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ये पक्का मुझसे पीटा जाएगा। वो जेनी को यहाँ पर ग्रेट करने लग जाता है। जेनी उसे कहती है कि तुम मुझे जानते हो। हान बोलता है कि हाँ, आपने मिस्टर किम के साथ शादी की है तो आपको कौन नहीं जानता होगा, सभी आपको जानते हैं। हान यहाँ पे बोलता है कि बताओ आगे क्या तकलीफ हो रही है। तब यहाँ पर जेनी बताती है कि किस तरीके से डेज़ी उसके हस्बैंड की बेइज्जती कर रही है। ये सुनते यहाँ पर हान डेज़ी से माफी मंगवाता है। डेज़ी कहती कि लेकिन मैं माफी क्यों मांगू। हान बोलता है कि तुम माफी मांगती हो या मैं तुम्हें ड्रामा से दफा कर दूं। हान उससे यहाँ पर जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ती है, जहाँ माफी मांगकर गुस्से में वो चली जाती है। हान कहते कि फिक्र मत करो, इस चीज़ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें देकर रहूँगा। जेनी कहते कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ अलायंस फॉर्म करने के लिए आई हूँ एंटरटेनमेंट कंपनी को लेकर। क्या तुम यहाँ पर हमारी कंपनी में इन्वेस्टर बनना चाहते हो। हान कहते कि ज़रूर, इसके बारे में हम आराम से लंच के दौरान बैठकर बातें कर सकते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो तीनों लंच के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर किम तो एग्जैक्ट उनके सेंटर में आकर बैठ जाता है। वो दोनों यहाँ पर मिलकर कंपनी के अलायंस के बारे में बात कर रहे थे। जेनी कहने लग जाती है कि हम परसेंटेज 30 और 70% के वर्ड्स में बांट सकते हैं। अब हान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए, तो फिर किम यहाँ पर कैरेट्स को अपने प्लेट में 3 पोर्शन में रखने लग जाता है। इससे यहाँ पर उसे इशारे मिल जाते हैं एंड हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि नहीं, अगर 2 की बजाय हम 3 पोर्शन कर दे तो, बिकॉज मेरा एक दोस्त भी है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा। जेनी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारा दोस्त ट्रस्टवर्दी है एंड रिलायबल है तो ज़रूर, बट यहाँ पर ऐसे हम किसी को कंपनी में इन्वेस्ट करने नहीं दे सकते। हान कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, मेरा दोस्त बहुत ही स्मार्ट है, वो हमारे इस फील्ड में बहुत मदद कर सकता है। जेनी को इतने में यहाँ पर कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो कॉल पिक करने के लिए दरवाजे के पास जाती है और हान कहते हैं कि मैंने ठीक तो किया ना। किम कहता है कि हाँ, और मेरा जो ओवरसीज अकाउंट है वो मेरे दूसरे नाम से सेव है, जो कि मेरा इंग्लिश नेम है, तो उसी नाम से यहाँ पर थर्ड पार्टी को ऐड कर दिया जाए। हान कहने लग जाता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होने के पहले तुम्हें मुझे एडवांस से बताना होगा। आखिर कब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे इशारे वाली बातों को समझता रहूँगा, लेकिन क्या तुम इस बिजनेस को लेकर श्योर हो। किम कहते हैं कि अगर मेरी वाइफ करना चाहती है तो मैं क्यों ना कहूँ, देखते हैं कि आखिर वह कितना आगे बढ़ सकती है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी उन दोनों को पकड़ लेती है, जहाँ पर हान तो उससे भाई भाई कहकर बात कर रहा था, तो वो सोचने लग जाती है कि ये दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन बात तो ऐसे कर रही है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हो। तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर किम उसे झूठ बोलता आ रहा है। वही कार में बैठने पर भी यहाँ पर वो वही सोच रही थी। किम उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। जेनी उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर हान को जानते हो। वो पूछता है कि कौन हान, इस दुनिया में तो यहाँ पर ढेर सारे हान है। एंड सुनकर यहाँ पर जेनी को लगता है कि नहीं, शायद से उसे एक गलत फहमी हुई होगी, एंड असल में यहाँ पर वो बेचारा एक इनोसेंट इंसान ही तो है। वो उसे कहते हैं कि कुछ नहीं, जाने दो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। किम को समझ जाता है कि जेनी को यहाँ पर हल्का सा डाउट किया था, इस वजह से यहाँ पर वो उसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन उसकी एक्टिंग भी कमाल की होती है कि जेनी उसे पकड़ नहीं पाती है। और इसके बाद यहाँ पर जब वो लोग एग्रीमेंट्स को देने के लिए जाते तब वहाँ पर वैंग भी मौजूद होता है। जेनी को यहाँ पर हैरानी होती है कि वैंग इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है। वैंग को भी यकीन नहीं था कि किम भी वहाँ पर खुद ब खुद आया हुआ है। उस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट को देने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं एंड हान से यहाँ पर वैंग सारे क्वेश्चन करने लग जाता है, बिकॉज वो खुद इन डाउट होता है। हान भी यहाँ पर उसके सारे सवालों का जवाब उसे देता है। तब वैंग कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हस्बैंड एंड वाइफ की केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें तो पता ही है कि किम कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, वो अपनी चीज़ों को खोना बिल्कुल पसंद नहीं करता। हान कहता है कि लेट इट बी, यहाँ पर उसे जो करना है वो करे, ऐसे वो एक अच्छा इंसान है। इन दी एंड यहाँ पर वो कोई रिस्पेक्टफुल डिसीजन ही लेगा, ना कि कोई ऐसा जो कि उसकी वाइफ के अगेंस्ट में हो। वही दूसरा जब यहाँ पर वो लोग घर की ओर जा रहे होते तब वहाँ पर गुस्से में जाओ आ जाता है एंड कहते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने तो इस बार हाथ पार कर दिए, तुम्हारी वजह से यहाँ पर डेज़ी को कास्टिंग क्रू से निकाल दिया गया।
जेनी को तब यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर हान ने किया होगा। तब वो उसे कहते कि देखो, डेज़ी को निकाल दिया गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे बार बार ब्लेम करना बंद कर दो। ज़ांग कहता है कि देखो, तुम्हें भी अच्छे पता है एंड मुझे भी कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो मेरा अटेंशन गेन करने के लिए। जेनी बोलती है, एक सेकंड, उस दिन की बात तुम भूल गए? तुम मेरी लाइफ से जा चुकी हो और ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा अटेंशन भी क्यों लेना चाहूँगी? तो वो उसे कहता है कि देखो जेनी, मुझे तुम्हारे हर एक मूव के बारे में अच्छे से पता होता है। आई नो कि तुम यहाँ पर एक कंपनी बिल्ड कर रही हो, तुम चाहो तो यहाँ पर मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक शर्त पर। जेनी किम को लेकर थोड़ा दूर जाती है और उसे हेडफोन्स बना देती है एंड कहती है कि तुम गाना सुनो, मैं अभी आई। किम भी समझ जाता है कि जेनी को गुस्सा आ गया और वो उसे बहुत पिटने वाली है एंड वो वहाँ जाकर उसे पिटना शुरू कर देती है, जहाँ पर तो ज़ांग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। और ये सब कुछ तो यहाँ पर किम जेनी से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर गुस्से में आ जाती है जूली, जो कि आकर जेनी को बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये ज़ाओ हमारी कंपनी के बारे में लोगों को नेगेटिव रिव्यूज दिए जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसे डेज़ी चाहिए थी, उसे डेज़ी से शादी भी कर ली, तो अब क्या यहाँ पर उसे तुम्हारी आत्मा चाहिए? जेनी कहती कि जाने दो उसे, ऐसे भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तब तक किम यहाँ पर अपने फ़ोन से हान को टेक्स्ट भी कर देता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर किम यही सोच रहा था कि क्या यहाँ पर जाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या फिर काम उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हान कहते कि लगता है यहाँ पर तुम्हारा सर कुछ ज़्यादा ही पेन कर रहा है। किम उसे यहाँ पर जाने के ऑफिस ले जाने के लिए कहता है। हान कहते कि ठीक है, मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। किम कहते कि नहीं, इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पर स्नीक इन करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे ही वो जाता है उसे बताते हुए कि मेरा हेडेक हो रहा है, जेनी तुरंत यहाँ पर उन सभी स्टाफ को वापस भेज देती है एंड उसका सर मसाज करने लग जाती है। ये देखकर यहाँ पर किम को समझ जाता है कि जेनी के लिए यहाँ पर किम की ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड वो अपने मन में प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर वो जेनी को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करके रहेगा, भले वो लोग रिलेशनशिप में हो या फिर ना हो। वही दूसरे यहाँ पर जब वो उसे मसाज कर रही होती तब उन दोनों की क्लोजेस कुछ ज़्यादा ही बच रही थी। इतने में यहाँ पर जूली दौड़ते हुए आती है, पर इन दोनों को देख के यहाँ पर वो अपना फेस मोड़ लेती है एंड कहते कि माफ़ करना, मैं गलत टाइम पर आ गई। जेनी उससे बोलती कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। जूली कहती कि नहीं नहीं, मैं तो पीछे देखना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस इसलिए आई थी बिकॉज हम सभी यहाँ पर रेडी थे तुम्हारा बर्थडे केक कट करने के लिए एंड आई होप कि यहाँ पर तुम दोनों की चीज़ें ज़रूर आगे बढ़े। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर जेनी को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर किम होता है, जो कि जेनी के जाने के बाद यहाँ पर हान से कहकर उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलता है। एंड इतने में यहाँ पर सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर लोग जेनी को गिफ्ट दे रहे थे, जेनी की तारीफ कर रहे थे, उसके ब्यूटीफुल फेस की, उसके लीडरशिप क्वालिटी की एंड सभी चीज़ों की, जो देखकर तो यहाँ पर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वोट कर वहाँ पर जाने वाला था। हान कहते हैं कि कंट्रोल करो वरना आज ही तुम्हारी पोल खुल जाएगी। देखो जेनी का बर्थडे एंड वो यहाँ की बॉस है, सभी का काम है अपनी बॉस को बटरिंग करना, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। जेनी जैसे यहाँ पर किम को देखते वो उसके पास चली आती है एंड किम यहाँ पर छींकने लग जाता है। जेनी कहती कि माफ़ करना, तुम्हें फ्लावर से एलर्जी, मुझे पता ही नहीं था, जल्दी से इस फ्लावर को लो एंड यहाँ पर इसे फेंक दो। जूली यहाँ पर सोचने लग जाते कि मेरे बड़े भाई को कब से यहाँ पर फ्लावर से एलर्जीज होने लग गई। हान भी यहाँ पर सोच रहा था कि मानना पड़ेगा, मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि किम ऐसा पर्सन बन जाएगा। हान वही दोस्तों यहाँ पर किम की तरफ से उसे उसका गिफ्ट दे रहा होता है, जो कि यहाँ पर जेनी को बहुत पसंद आता है। वो उसे कहते कि तुम मुझे किम का बर्थडे बताओ कब आता है, मैं चीज़ें यहाँ पर एडवांस में प्रिपेयर कर रखूँगी। हान बोलने लग जाता है कि किम का बर्थडे आता है ना साल में एक बार। जेनी कहती कि हाँ कब आता है, मैं तुमसे वो पूछूं। हान बोलता है कि बस आता ही होगा। आने से यहाँ पर किम समझ जाता है कि उसके बेस्टी को तो उसका बर्थडे याद तक नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर पार्टी सभी लोग एंजॉय कर रहे होते एंड पार्टी के एंड में तो सभी चले जाते, लेकिन जेनी फिर भी चाहती थी कि सभी रुक कर यहाँ पर उसके साथ और भी ज़्यादा ड्रिंक करे। सभी के जाने के बाद वहाँ पर जेनी किम से कहने लग जाते कि तुम भी ड्रिंक करो एंड तब तक यहाँ पर वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन किम यहाँ पर उठकर उसे संभाल लेता है। जूली भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर किम हान को इशारे करता है। जूली कह रही थी कि जेनी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, अगर मैं लड़का होती तो मैं तुम्हारे साथ ही शादी कर लेती। एंड यहाँ पर हान उसे कहते कि चलो उसका हस्बैंड ऑलरेडी उसके पास है।
जूली अपनी आंखें खोलते अपने भाई को अपने पैरों पर देखकर शॉक हो जाती है। हान कहते कि नहीं नहीं, तुम्हारा भाई पैरों पर नहीं, व्हील चेयर पर है। तुमने ड्रिंक कर रखा है, इससे तुम्हें यहाँ पर हेलुसिनेट हो रहा है। ऐसा बोलकर वो उसे वहां से ले चला जाता है। एंड किम यहाँ पर जेनी को घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो जेनी से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर किम को हेट तो नहीं करती। जेनी कहते कि नहीं, मैं तुम्हें हेट कैसे कर सकती हूँ, तुम दिखने में इतने हैंडसम जो दिखते हो। किम यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे माफ करोगी। जेनी कहते कि हाँ, तुम कोई भी गलती क्यों ना कर लो, जेनी तुम्हें हमेशा माफ करेगी। एंड वही दूसरी और ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे यहाँ पर किस में बदल जाता है। जेनी जब मॉर्निंग में यहाँ पर उठती है तो उसे लग रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पर उसके सपने का हिस्सा है। एंड वो यही सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा सपना कैसे देख सकती है। वही सपने को याद कर यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा शाय एंड एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। एंड तब तक यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर वो किम को गुड मॉर्निंग बोलती है। किम कहता है कि लेकिन अभी तो दोपहर हो गई। एंड ये सुनते यहाँ पर जेनी वहाँ से भागने लग जाती है अपने काम के लिए। इससे किम को एक बात समझ आ जाती है कि जेनी को कुछ भी नहीं याद है, विच मीन्स अब जब यहाँ पर जेनी ड्रंक होगी तब तक यहाँ पर वो जेनी को किस कर पाएगा। और ये बात सोचकर यहाँ पर वो खुश हो जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर फाइनली इस ड्रामे का शूट खत्म हो गया होता है, जहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एंड एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे एंड अप्रिशिएट कर रहे थे उनके हार्ड वर्क के लिए। किम दूर बैठकर यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा होता है। तब तक वहाँ पर हान आ जाता है, जो कि उसे बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर उनके एपिसोड 1 को लेकर ढेर सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो वो चाहते कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन यहाँ पर किम उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। हान उसे पूछने ही वाला था कि आखिर ऐसा क्यों, लेकिन तब तक वहाँ पर जेनी आ जाती है। तो वो जेनी को ये बात यहाँ पर बताने लग जाता है। जेनी भी उसे सेम चीज कहती है कि कोई कमेंट पास मत करो और एक काम करो, पिया टीम को काम पर लगा दो। लोग जितना यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करेंगे उतना लोगों के अंदर यहाँ पर क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी उस एपिसोड को देखने के लिए। एंड एपिसोड देखने के बाद तो यहाँ पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस जरूर है कि लोगों को वो एपिसोड जरूर पसंद आएगा। एंड एक टाइम बाद यहाँ पर हम घोषित कर देंगे कि ये सारा नेगेटिव पीआर हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे थे। ये सुनकर हान कहने लग जाता है कि माना पड़ेगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास बहुत बेहतर दिमाग है, दोनों के पास सेम सोल्यूशन है। जेनी कहते कि ये सोल्यूशन यहाँ पर तुम्हें किम ने कब दिया। हान कहते कि नहीं, मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ। किम भी तो एक टाइम पर यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड का बिजनेस टाइकून हुआ करता था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि सब कुछ करवा रही होती है। उसके असिस्टेंट भी यहाँ पर उसे कहते कि देखिए, ये सब कुछ करना बेहतर नहीं होगा, ये बहुत ही बुरा आइडिया है। अगर हम पकड़े गए तो फिर यहाँ पर हमें हाई चार्जेस लग सकते हैं। डेजी बोलते कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ऐसे भी उस औरत की हिम्मत कैसे हुई मुझे उस ड्रामा से निकालने की। देखना, अब मेरे बिना यहाँ पर ड्रामा तो जरूर क्रैश होकर रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर वो अपना सेकंड फोन लेती है, इतने में यहाँ पर सर कुछ यहाँ का वहाँ हो जाता है। नेगेटिव कमेंट सब पॉजिटिव में बदल जाते हैं। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि मैंने 1 मिलियन इन नेगेटिव पीआर को पे किए थे और ये सब यहाँ पर पॉजिटिव में कैसे बदल रहे हैं। एंड इसी गुड न्यूज़ देने के लिए हान यहाँ पर जेनी के पास आ जाता है, जो कि उसे बता रहा था कि उसका ये रिस्क काम आ चुका है एंड पॉजिटिविटी में बदल चुका है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसे मेट गाला का इनवाइट भी दे रहा होता है। जेनी पूछने लग जाती है कि इतना जल्दी। हान कहता है कि हाँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि अगर तुम यहाँ पर रात फेमस हो रही हो तो फिर तुम्हें फेमस और भी ज्यादा होना पड़ेगा, जो कि मेट गाला के थ्रू तुम हो सकती हो। अब सवाल ये था कि जेनी जाएगी किसके साथ में। बगैर यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किम का जाना मुश्किल हो सकता है। किम को जैसे ट्रिगर करी जा सकती है। हान कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हारे साथ चलेगा, डॉक्टर एलन, वो बहुत अच्छा है। जेनी यहाँ पर रेडी हो रही होती है, बट वो सैड होती है बिकॉज वो उस लोकेशन पर किम के साथ जाना चाहती थी, पर उसे किसी और के साथ जाना पड़ता है। एंड यहाँ पर होता है हान, जो कि किम को आई मास्क दे रहा था ताकि जेनी यहाँ पर उसे पहचान ना सके। जब जेनी वहाँ पर रेडी होकर आती है तब हान उसे अपने दोस्त एलन से इंट्रोड्यूस करवाता है। जेनी मनी मन सोचती कि ये पर्सन मुझे यहाँ पर किम की तरह क्यों नजर आ रहा है। किम कहने लग जाता है कि मैम, आपको क्या हो गया, लगता है आप यहाँ पर मेरे बारे में सोच रही है। जेनी मनी मन सोचती कि नहीं, ये तो मेरा यहाँ पर लिटिल पपी नहीं हो सकता। वो उसे कहते कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। किम को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर मैं उसे इतना हैंडसम लग रहा हूँ ना, इसलिए वो मेरे प्यार में फिदा हो गई है। लेकिन अगर ऐसी बात है वो तो फिर मैं अपने हस्बैंड को ही भूल जाएगी। यहाँ पर उसे कहता है कि हमें जाना चाहिए, इवेंट का टाइम हो गया। वो हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन जेनी उसे इग्नोर कर पीछे से चली जाती है।
एंड यहाँ पर फिर वो लोग ऑक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग आई मास्क पहन कर आए थे ताकि सभी की आइडेंटिटी सीजन जाए। लेकिन जैसे वहाँ पर जेनी किम को लेकर आती है, डेजी सबसे पहले यहाँ पर जेनी को पहचान जाती है। एंड ये चीज़ यहाँ पर खुद साव भी नोटिस करता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि जेनी मेरे भाई को छोड़कर यहाँ पर किसके साथ आई होगी। वो तो झगड़ा करना चाहता था, पर डेजी उसे रोकती है बिकॉज यहाँ पर इस ऑक्शन की शुरुआत जो हो जाती है एंड होस्ट आकर उसकी शुरुआत कर देती है। एंड यहाँ पर ऑक्शन का सबसे पहला गिफ्ट होता है वो डायमंड का पिंक नेकलेस, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले डेजी बिडिंग करना शुरू करती है तो जेनी भी शुरू कर देती है। एंड ये बिडिंग यहाँ पर 1 मिलियन तक पहुँच जाती है। ये सुनते यहाँ पर डेजी रुक जाती है बिकॉज उसे पता है कि 1 बिलियन तो उसके बजट के बराबर बिल्कुल नहीं है। लेकिन जाओ होता है ना, वो यहाँ पर 1.2 मिलियन बोल देता है और जाओ का यहाँ पर गेम में आता थे किम तुरंत ही 5 मिलियन की बोली लगा देता है, जिसे सुनते यहाँ पर जेनी उसे कहते कि 5 मिलियन कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएंगे। किम को भी पता होता है कि अगर उसके डैड को पता चला कि उसने 5 मिलियन एक पिंक कलर के नेकलेस में इन्वेस्ट किए तो वो पक्का उसे पीटेंगे। लेकिन वो जेनी के लिए यहाँ पर कुछ भी करना चाहता है। वो जेनी से कहता है कि कोई बात नहीं, इसे ऐसे गिफ्ट तुम रख सकती हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुमसे बहुत बड़ी मदद चाहिए रहेगी। जेनी यहाँ पर सोच रही होती है कि इसकी आवाज़ से मुझे सुने शुरू से क्यों लग रही है, ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर इस पर्सन से पहले मिल चुकी हूँ। बट उसे लगता है कि नहीं, शायद सच से बस डेजा वो हो रहा होगा। एंड तब यहाँ पर किम उसे बताने लग जाता है, यानी कि हमारा डॉक्टर एलन उसे बताने लग जाता है कि एक लड़की है जिसे मैं यहाँ पर पसंद करता हूँ, उसे परस्यू करना चाहता हूँ, बट मुझे असल में पता नहीं कि वो मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हर एक लड़की एक जैसी होती है, यानी कि उनमें बहुत चीज़ें कॉमन होती है, तो क्या तुम मेरी इसमें यहाँ पर हेल्प कर सकती हो। जेनी को यहाँ पर किम की याद आ जाती है। वो उसे कहती है कि अगर लड़का ओबीडिएंट हो तो किसी को भी पसंद आ जाएगा। किम ये सुनकर यहाँ पर ब्लश करने लग जाता है बिकॉज उसे समझ आ जाता है कि जेनी यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रही है। जेनी सोचती है कि ये क्यों ब्लश कर रहा है, इसे लग रहा है कि क्या मैं यहाँ पर इसी ओबीडिएंट बोल रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड वही दूसरे बाद में यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि क्या पता जेनी यहाँ पर ये सब कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रही हो, और इस बात से तो यहाँ पर वो अपसेट ही हो जाता है, खुद ही यहाँ पर सोचता है और खुद ही ओवरथिंक भी कर देता है। तब तक जेनी यहाँ पर वाइन पी रही होती है, जो वाइन यहाँ पर गलती से उसकी ड्रेस पर थोड़ी गिर जाती है, तो वो यहाँ पर क्लीन करने के लिए जाती है। डेजी यहाँ पर जाओ को इशारे करते हैं, जाओ यहाँ पर उसके पीछे चला जाता है एंड हान आकर किम से बात कर रहा था। एंड यहाँ पर हान को वो सारी बातें बताने लग जाता है। हान कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जेनी ने तुम्हें एक पल में देखती तो मैं पसंद कर लिया होगा। किम कहता है कि क्यों, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। हान बोलता है कि तुम अच्छे दिखते रहे हो, लेकिन वो जेनी है, तुम्हें पता है ना कि उसने अपनी लॉन्ग लव जाओ को एक पल में धक के मार दिया। जब उसने उसे बिट्रे किया था तो फिर वो अपने लविंग हस्बैंड को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। जहाँ तक मैं जेनी को जानता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा वो यहाँ पर कर सकती है, पर अगर तुम उससे और भी आजमाना चाहो तो कर सकते हो, जिसके लिए हमारे पास ट्रिक्स भी है, लेकिन बस ध्यान रहे कि यहाँ पर तुम्हारी चीज़ें लिमिट के बाहर नहीं जानी चाहिए। किम कहने लग जाता है कि तुम बात तो ऐसे करो जैसे मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे पता है कि कितना लिमिट में रहना है और कितना नहीं, इतना तो दिमाग है मेरे पास, मैं इमेच्योर लोगों जैसा नहीं हूँ। हान बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो बस क्या है ना, जब से तुम्हारी वाइफ आई है तब से तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली ऊपर नीचे हो चुकी है, इसके लिए बस मैं यहाँ पर तुम्हें कह रहा था। वही तो से यहाँ पर होती है डेजी, जो कि आकर जेनी को ताने मारना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर अगेन उसके पास किम और जेनी के अलावा कोई टॉपिक होता ही नहीं है। जेनी एज यूजुअल गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है, कहते कि देखो तुम जितनी बार यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बुराई करोगी उतनी बार मैं यहाँ पर तुम्हें अजीब से थप्पड़ मारते जाऊंगी, ऐसे थप्पड़ जिसके निशान यहाँ पर जिंदगी भर मिट नहीं पाएंगे। अब वो भी उठकर जेनी को मारना चाहती थी, लेकिन जैसे वो जाओ का आता देखती है वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। जाओ कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। डेजी बोलते कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर उसे समझा रही थी कि उसे ब्रदर इन लॉ के अलावा किसी और के साथ ऐसे नहीं घूमना चाहिए, अगर रूमर्स फैलने लगे तो फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। लेकिन लगता है यहाँ पर जेनी को सब कुछ पसंद नहीं आया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, बट कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, वो मेरी बड़ी सिस्टर है, उसका सारा हक है ये सब कुछ करने का। तब तक तो वहाँ पर किम भी आ जाता है और उसके आते ही यहाँ पर तो जाओ शुरू हो जाता है, देखो तुम होते कौन हो यहाँ पर बीच में आने वाले, लगता है तुम्हें पता नहीं कि जेनी की यहाँ पर ऑलरेडी शादी हो चुकी है। किम कहने लग जाता है कि हाँ शादी हो चुकी थी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पर जेनी को पसंद करता हूँ। जेनी उसे रोकने वाली थी, पर फिर उसे समझ आया कि शायद से यहाँ पर डॉक्टर एलन जानबूझ के सब कुछ कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर वो उसे कुछ बोलती नहीं है। जाओ कहता है कि ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो,
तुम यहाँ पर जेनी को नहीं पसंद कर सकते। वो कहता है कि अच्छा, अब मैं समझ जाऊँ, लगता है तुम भी यहाँ पर जेनी को पसंद करते हो, और क्यों नहीं करोगे। जेनी है यहाँ पर इतनी अच्छी वुमन जिसे हर कोई पसंद कर सकता है, लेकिन तुम जैसे कच्चे के लोग उसे डिजर्व बिल्कुल नहीं करते। ऐसा कहने पर तो यहाँ पर उन दोनों के बीच फिजिकल फाइट शुरू होने वाली थी। वही दूसरी यहाँ पर डेजी होती जो कि ये सोच रही थी कि आखिर जाओ को यहाँ पे जेनी की इतनी क्यों पड़ी है, कहीं जाओ के अंदर जेनी के लिए अभी भी फीलिंग्स बची तो नहीं है। एंड ये सोचकर वो घबराने लग जाती है कि अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ही यहाँ पर अपना काम करना होगा, वरना जाओ उसके हाथों से निकल जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। वही दूसरे यहाँ पर वो नेकलेस आ जाता है, जहाँ पर वो नेकलेस किम लेकर जेनी को दे देता है। जेनी उसे एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज यहाँ पर उसे लग रहा था कि ये दिखावा है जो कि यहाँ पर वो लोग डेजी और जाओ के साथ में कर रहे हैं। एंड जब यहाँ पर वो लोग कार में जाते हैं तब वो उसे उसका नेकलेस वापस लौटाने लग जाती है। किम कहता है कि नहीं, ये नेकलेस तुम्हारा है, तुम इसे अपने पास रखोगी। जेनी सोचती कि वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही रिच निकला। वो उसे कहते कि थैंक यू, मैं इसके बदले यहाँ पर तुम्हारे लिए जरूर कुछ इन क्रेडिट ढूंढ कर रखूंगी। किम कहते कि ठीक है, उस दिन का मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा, जब ढूंढ लेना तब बता देना। जेनी मनी मन सोचती कि मैं थोड़ी से बताने वाली हूँ और इतना जल्दी अग्री क्यों कर रहा है, मैं इसे वापस से नहीं मिलना चाहती। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जेनी को जो कि घर पर आती है तब वो देखती है कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ की सेवा की जा रही थी। जेनी के आती आंटी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम कहीं भी जाती है तो फिर यहाँ पर सिर्फ घर का नाम बदनाम करने पर क्यों तुली हुई होती हो। जेनी कहती कि ये सवाल आपको यहाँ पर डेजी और इस जाओ से पूछना चाहिए, शुरुआत यहाँ पर इन दोनों ने की थी, ना कि मैंने। जहाँ मैं दिखती हूँ न जाने यहाँ पर उनके अंदर क्या खून खोलता है कि मुझसे लड़ने के लिए, मुझे बुली करने के लिए आ जाते, और आप ये एक्सपेक्ट करते कि मैं कुछ कहूँ भी ना, तो ऐसा नहीं होने वाला है। दूर खड़ा किम यहाँ पर उनकी बातों को सुन रहा होता है। इतने में यहाँ पर अंकल जेनी को समझा रहे थे कि छोड़ो ये सारी बातें, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी शादी किस हालत में हुई है, तुम चाहो तो यहाँ पर इस शादी से बैक ऑफ कर सकते हो और हम यहाँ पर बैठकर आगे के पार्टनरशिप एंड बिजनेस अलायंस के बारे में बात कर सकते हैं। किम को पता होता है कि जेनी के लिए बहुत अच्छा मौका है उसे डिवोर्स देकर अपनी फ्रीडम चुनने का, एंड उसे पता था कि वो ऐसा ही करेगी। एंड यहाँ पर होती है जेनी जो कि इसी बारे में सोच रही थी कि उसे पता होता कि सभी के सभी यहाँ पर एक नंबर के बिट्रेयल वाले लोग हैं जो कि उसे कभी भी यहाँ पर रास्ते में अकेला कर छोड़कर जा सकते हैं। एंड इसलिए यहाँ पर वो उन्हें डिनाई कर देती है कि वो उनके कोई भी ऑफर या पार्टनरशिप अलायंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। ये सुनकर तो यहाँ पर किम खुश हो जाता है। अंकल कहते कि देखो, ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड से पीछे छुड़ाने के लिए, वो एक नंबर का पागल है, ऐसे भी तुम कब तक उसके साथ जीती रहोगी, एक ना एक दिन वो भी तुम्हें इरिटेट करने लग जाएगा। जेनी कहते कि आप उसकी वाइफ है या मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसकी वाइफ है, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। और आपने बोल तो दिया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपने किम के बारे में ऐसी बातें की तो ठीक नहीं होगा, बिकॉज वो मेरा हस्बैंड है एंड मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं सुन सकती, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से सोच समझ कर बोलिए। अंकल कहते कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है डिवोर्स लेना या नहीं लेना, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए एंड यहाँ पर किम के साथ डील करनी चाहिए। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, बोलते कि सच्ची मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यहाँ पर किम का ही अंकल उसके खिलाफ ऐसी साजिश रचने लग जाएगा। देखिए, इस काम के तो आप यहाँ पर किसी और को ढूंढ लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जाने वाली और ना ही मैं उसे कभी बिट्रे करने वाली हूँ। जेनी यहाँ पर किम को 3 साल बाद डाइवोर्स देने का सोचती है, बिकॉज उसे पता होता है कि अगर वो उसे अभी डाइवोर्स देगी तो उसका बेचारा लिटिल पपी सैड हो जाएगा। वहाँ से वो चली जाती है एंड जाओ कहते कि देखा डैड, मैंने कहा था ना कि कितनी अकड़ है। अंकल यहाँ पर जाओ से कहते कि तुम चुप करो, अगर आज तुम यहाँ पर बिजनेस ढंग से संभाल रहे होते, तुम अगर किम से भी आगे बढ़ गए होते तो मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। एंड जैसे यहाँ पर वो घर पर आती है, किम यहाँ पर एकदम क्लिंगी बन जाता है, वो उसे हक मारने लग जाता है। जेनी सोचती कि सचमुच ये यहाँ पर लिटिल पपी की तरह ही है। इतने में यहाँ पर वो नोटिस करती है कि किम ने तो यहाँ पर उसके लिए एक मिनी केक भी रेडी रखा है, जहाँ पर दोनों मिलकर वो केक खाने लग जाते हैं। एंड जेनी जानबूझकर वही पीस खा रही होती है जो पीस यहाँ पर किम खाने वाला था, एंड वो यहाँ पर उसे सब कुछ चीज करने के लिए कर रही होती है, लेकिन उसे क्या पता ये सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर किम तो कुछ ज़्यादा ही सेड्यूस हुए जा रहा है। वो अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है एंड जेनी फिर बाद में शार लेने के लिए चली जाती है। एंड जब यहाँ पर वो शार लेकर आती है तब तो वो उसे देखे जा रहा था। वही दोस्तों, जब यहाँ पर किम शार लेने के लिए जाता है तो जेनी के मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। वो किम को बुलाती भी है पर वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो तो अच्छी बात है कि जब तक वो जाती है तब तक किम यहाँ पर व्हीलचेयर पर बैठ जाता है, वरना आज तो उसकी पोल पक्का खुल गई होती। किम मुझसे पूछते है कि तुम अंदर क्या कर रही हो। जेनी कहती है कि वो एक्चुअली तुमने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया ना, तो मुझे लगा कि कहीं तुम गिर ना गए हो, बस इस वजह से।
वही दूसरे बाद में यहाँ पर किम जेनी से पूछने लग जाता है कि अगर मैंने कोई गलती की तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। जेनी बोलती कि तुम कोई भी गलती क्यों ना कर लो, मैं हमेशा तुम्हें माफ़ करूँगी। किम कहते कि व्हाट इफ वो गलती बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो। जेनी यहाँ पर हंसते कहती कि तुम कौन सी बड़ी गलती करोगे, देखो कुछ भी हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। एंड यहाँ पर किम कहते कि नहीं, तुम मुझे लिख कर दोगी तब मैं यहाँ पर तुम पर विश्वास करूंगा। एंड जेनी यहाँ पर ब्लैंक पेपर कर उसे लिख कर भी दे देती है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर जब सोने का टाइम आता है तब यहाँ पर नींद में किम को उसे दिन के बारे में याद आ रहा होता है, यानी कि उसे वो नाइट में आ रहा था जिस वजह से वो ढंग से सो नहीं पाता और वो उठ जाता है। जेनी यहाँ पर समझ जाती है, यहाँ पर वो उसे धीरे धीरे सुलाने की कोशिश करती है। ये देखकर किम तो यहाँ पर और भी पिघल जाता है, जहाँ पर वो फिर जेनी को कर्ल कर सोने लग जाता है, यहाँ तक कि वो उसे किस भी करता है। जब वो मॉर्निंग में उठती है तब उसे रियलाइज होता है कि दोनों तो एक दूसरे को हक कर सो रहे। एंड यहाँ पर जेनी को नींद वाली किस अभी भी याद होती है। वही दूसरा जब यहाँ पर किम बाहर होता है तब जेनी वहाँ पर आती है एंड किम मुझसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जेनी तुरंत यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है। किम समझ जाता है कि जेनी ने हाँ यहाँ पर उसे इसलिए बोला उसकी मेंटल स्टेट की वजह से, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मुझे ना बोलेगी तो मैं रो भी सकता हूँ। एंड यही जानकर यहाँ पर वो सैड हो जाता है बिकॉज वो जेनी का एक जेन्युइन आंसर चाहता था किम को लेकर कि आखिर यहाँ पे वो उससे इमोशनली कनेक्टेड फील करती भी है या फिर नहीं करती है। एंड या फिर ये सब कुछ वो उसके लिए सिर्फ इसलिए कर रही है बिकॉज उसे यहाँ पर उसके लिए पिटी फील होता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो बैठकर किसिंग सीन के ड्रामा सीख रहा होता है। जेनी जैसी वहाँ पर आती है वो तुरंत ही लैपटॉप को बंद करती है और उसकी आंखों को भी, और यहाँ पर उसे समझाती कि उसे ऐसे ड्रामास नहीं देखने चाहिए। किम कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, और ऐसा बोल करते यहाँ पर वो उससे भी किस करने लग जाता है। जेनी उसे अपने आप से दूर करती है। किम कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे पसंद नहीं करती। जेनी बोलती कि ऐसी बात नहीं है, किस यहाँ पर कैजुअली नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें मुझे किस करना है तो उसके पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो फिर पूछने लग जाता है कि ठीक है जेनी, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जेनी बोलती कि मैंने यहाँ पर इसी सब कुछ कैसे सिखा दिया, और वहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर किम हंसने लग जाता है। फिर दूसरे बाद में वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं उस अपने इंटरनेशनल पार्टनर की कंपनी को देखने के लिए, जो कि यहाँ पर उसके इंग्लिश नेम से होता है। उस समय वहाँ पर वैंग होता है जो कि उसे इस कंपनी की सभी डिटेल्स बता रहा था। जेनी को तो यहाँ पर उस कंपनी के ओनर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। किम सोचे कि देखना अब जेनी यहाँ पर उस ओनर के बारे में कंटिन्यूसली सोचेगी। जैसे हान और वैंग उसे दूर जाते, जेनी तो यहाँ पर किम को समझाती है कि गलती से भी अगर उसका सामना यहाँ पर इस कंपनी के ओनर से हो गया तो उसे तो यहाँ पर दूरी बनाए रखनी चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पर किम को क्वेश्चन में डाल देती है कि आखिर यहाँ पर इसे जेनी का क्या मतलब है। एंड हान दूर से किम को देखकर समझ जाता है कि अब तक तो ये बहुत हैप्पी था, अब अचानक से सैड क्यों हो गया है, जरूर कुछ तो हुआ ही होगा। इतने में यहाँ पर कुछ ही समय में उन्हें पता चलता कि उनके आईटी सिस्टम को हैक कर लिया गया। किम कहते हैं कि टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, हमारे पास सबसे एक्सपर्ट टीम है जो कि यहाँ पर इस मामले को तुरंत ही सॉल्व कर सकती है। पर दूसरे जेनी को यहाँ पर उसके डैड से कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर अपने बर्थडे पर उसे और किम को इनवाइट कर रहे थे। जेनी कहती कि मैं अभी से बता कर रख रही हूँ, मैं सिर्फ फैमिली रेपुटेशन के लिए वहाँ पर आ रही हूँ, एंड अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा वैसा किया या डेजी ने किम का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है एंड किम को लेकर यहाँ पर वो उस बर्थडे इवेंट में चली जाती है। वही दूसरा जैसे यहाँ पर जेनी आ रही थी सभी के सभी यहाँ पर जेनी को ही देखे जा रहे थे एंड यहाँ पर आपस में गॉसिप किए जा रहे थे। अंकल को यहाँ पर जेनी पर गुस्सा आ रहा क्योंकि यहाँ पर अंकल को उस दिन की बात पता चल चुकी थी जिस दिन यहाँ पर जेनी के पास मौका था इस इंसान को यानी कि यहाँ पर किम को डिवोर्स देने का, और उसी चीज को लेकर यहाँ पर वो उस पर चिल्ला रहे होते। जेनी कहते कि बस बहुत हो गया, यहाँ आने से पहले मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मैं यहाँ पर किम के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, और अगर आपको किम से यहाँ पर इतना ही हेट है तो फिर आपको यहाँ पर उसे इनवाइट भी नहीं करना चाहिए था। किम बैठकर यहाँ पर उनकी बातें सुन रहा होता है, तब तक वहाँ पर डेजी आ जाती है जो कि बोलते कह रहे इतनी आसानी से थोड़ी ना यहाँ पर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसे भी तुम यहाँ पर डैड के बर्थडे पर आई हो, कुछ गिफ्ट तो जरूर लेकर आई रहोगी। उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर कहती है कि डेजी जाने दो, तुम्हारी सिस्टर काम के चक्कर में बहुत बिजी रहती है, उससे गिफ्ट तो छोड़ो अपने डैड के बर्थडे के बारे में भी कहाँ पता होगा, वो यहाँ आज आ गए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
एंड किम यहाँ पर जेनी को एक जेड का स्टोन देने लग जाता है एंड उसे कहता है कि इसे रखो। जेनी से पूछते कि क्या ये वैल्यूएबल है। किम कहता है कि है तो, बट ये मुझे गिफ्ट में मिला था, मैं तो ऐसे और भी खरीद सकता हूँ। एंड यहाँ पर जेनी बाद में वो चीज़ अपने डैड को एज ए गिफ्ट दे देती है। अंकल यहाँ पर गुस्सा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास एक और डैड है जहाँ पर तुम उसकी चिंता करती हो बट मेरी नहीं। मेरा बर्थडे तुम्हें याद नहीं था और न जाने कैसे किसा पिटा ये स्टोन तुमने मुझे ला कर दे दिया। जैसे भी यहाँ पर सेम चीज़ उसे बोल रही होती है। जेनी कहती कि देखो वो स्टोन यहाँ पर एक कोई साधारण स्टोन नहीं है, वो पुराने ज़माने का एक अनोखा स्टोन है जिसे यहाँ पर अगर अपने पास रखते हैं तो ठीक 81 डेज के बाद में यहाँ पर गुड लक हमारे पास आने लग जाता है। अब क्या करे डेज़ी, तुम्हें तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। डेज़ी वहाँ पर उसके पास जाते हैं, कहते कि माफ़ करना सिस्टर, एंड जानबूझकर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर गिर जाती है ताकि सभी को ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पर जेनी ने उसे धक्का मारा हो। डेज़ी कहती कि कोई बात नहीं डैड, मेरा बैलेंस हिल गया था इसलिए मैं गिर गई, आप प्लीज़ यहाँ पर जेनी को कुछ मत बोलिए। लेकिन अंकल यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर कोई अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जेनी बोलते कि मेरी वो सिस्टर नहीं है, मेरी एक ही मॉम थी जिसने यहाँ पर मुझे बर्थ दिया है। स्टेप मॉम कहने लग जाती कि ये कैसे बातें कर रही हो तुम, मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। जेनी कहते कि तुम तो चुप करो, तुमने आज तक मुझे अपनी बेटी भी नहीं माना है। और ये सुनते अंकल यहाँ पर जेनी को थप्पड़ लगा देते, जो चीज़ यहाँ पर किम के लिए भी बहुत ह्यूज थी। गुस्से में आकर अंकल तो उस गिफ्ट को भी फेंक देते एंड कहते कि दफा हो जाओ, मुझे तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करना ही नहीं चाहिए था। किम को बहुत रिग्रेट हो रहा था इस दिन का। वो यही सोच रहा था कि अगर आज मैं यहाँ पर अपने पैर पर खड़े हो पाता तो आज यहाँ पर जेनी को एक थप्पड़, ये ह्यूमिलेशन नहीं खाना पड़ता। इतने में यहाँ पर वो अपने पर्सन को टेक्स्ट करता है जो कि उसी पार्टी में मौजूद है एंड वो पर्सन यहाँ पर उस जेड स्टोन के बारे में बताने लग जाते कि वो कोई साधारण नहीं बल्कि प्राचीन सा जेड स्टोन है। एंड यहाँ पर उस पर्सन की बात सुनने के बाद सभी लोग उसे ध्यान से देखने लग जाते हैं एंड एक एक करके यहाँ पर उन सभी को अब समझ में आता है कि वो कितना प्रीशियस जेड स्टोन है। तब जाकर यहाँ पर अंकल आंटी एंड डीसी को रियलाइज होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अंकल तो यहाँ पर खुद जेनी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि ये सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम थोड़ी ना यहाँ पर तुम्हें हेट करते हैं, जो कि जानबूझकर यहाँ पर तुम्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनाकर रख देंगे और तुम्हें ऐसा ट्रीट करेंगे जेनी। एंड यहाँ पर अंकल जेनी को रोक रहे होते। जेनी कहते कि नहीं, आपने मेरी और मेरे हस्बैंड की ऑलरेडी बहुत बेइज्जती कर दी है, यहाँ पर अगर मैं रुकूंगी तो ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्वेश्चन बनेगा। मैंने मेरी माँ को तो बहुत पहले खो दिया था, लेकिन मैंने मेरे डैड को भी बहुत पहले खो दिया था जिस दिन ये मिस्ट्रेस घर पर आई थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर चाहूँ तो फिजिकली रिश्ता भी तोड़कर जा सकती हूँ एंड आई रियली होप अगर ऐसा होगा तो मुझे लाइफ टाइम के लिए मेरी फ्रीडम मिल जाएगी। ऐसा बोलकर वो किम को लेकर वहाँ से चली जाती है। अंकल यहाँ पर डेज़ी को समझा रहे होते कि देखो तुम्हारी सिस्टर ने यहाँ पर खुद के पैर पर खड़े होकर क्या कुछ नहीं बिल्ड कर लिया। मैं चाहता कि तुम भी यहाँ पर इस अच्छे से बात करो, उसके साथ घुलो मिलो ताकि उसका बेनिफिट तुम्हें भी मिल पाए। डेज़ी कहती है डैड आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने रास्ता ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दिया है। जाते वक्त यहाँ पर जेनी किम से पूछ रही थी कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर वो जेड का स्टोन प्रीशियस था या फिर नहीं था। तब वो उससे बताता है कि पता नहीं, वो तो मुझे यहाँ पर हान ने बस खेलने के लिए दिया था। और ये सुनकर जेनी सोचते है कि कोई बात नहीं, अगर हान ने उसे खेलने के लिए दिया होगा तो शायद से वो इतना कीमती नहीं होगा। वही दोस्तों यहाँ पर जब वो लोग घर पर बॉस है तब यहाँ पर किम कहने लग जाता है कि मैं अकेले शार नहीं लेना चाहता एंड जेनी फिर यहाँ पर उसे अनड्रेस करने लग जाती है। फिर जब वो सोने लग जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर उठते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर किम अपना फ़ोन देखते ही गुस्से में आ जाता है एंड हान को कॉल कर तुरंत उस इंसान का पता लगाने के लिए कहता है जिसने भी यहाँ पर इस सभी रूमर्स फैलाए होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर उस इंसान को पकड़ लिया जाता है और उसे बहुत मारा जाता है जब तक यहाँ पर वो सच्चाई ना बता दे। इतने में यहाँ पर किम भी आ जाता है। वो पर्सन किम से कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ये सभी काम इलीगल होते। किम कहते कि तुम्हें क्यों लगता है कि हमने जहाँ पर तुम्हें पकड़ा है वो काम लीगल है? तुमने जो यहाँ पर मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ रूमर्स फैलाया है वो बहुत गलत है। तुम्हें पता है मेरी वाइफ की रेपुटेशन अगर डाउन जाएगी तो मेरी भी जाएगी एंड आई थिंक कि यहाँ पर तुम्हें इसके लिए सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। अब बता दो कि किसने सब तुमसे करने के लिए कहा था तो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। एंड यहाँ पर डर के मारे उसे बता भी देता है एंड सजा कम होने के नाम पर सिर्फ यहाँ पर उसे एक गोली कम मारी जाती है। वो कहने लग जाता है कि ये तो इनजस्टिस है। किम कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ की रेपुटेशन डाउन हो ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है। जेनी भी यहाँ पर उस वीडियो को जूली के साथ में देख लेती है जहाँ पर डेज़ी कन्फेशन दे रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर जेनी ने अपने हस्बैंड पर चीट किया है और वो तो फायदे में है बिकॉज उसका हस्बैंड मेंटली रिटार्डेड है। उसे ये सभी बातें तो यहाँ पर कभी पता भी नहीं चलेगी। बेचारा इनोसेंट सा इंसान जिंदगी भर यहाँ पर वो रिग्रेट करता रह जाएगा अगर उसे सब कुछ पता चलेगा तो।
वही दूसरे यहाँ पर तो इतने सारे व्यूज आ गए थे कि अगर उस वीडियो को इंटरनेट से हटा भी जाए तो कई लोगों के फ़ोन में तो वो वीडियो ऑलरेडी सेव्ड हो ही गए होंगे, जो कि आगे जाकर एक ना एक दिन बाहर ज़रूर निकलेंगे। एंड सोल्यूशन यही था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, ये बात का सोल्यूशन निकालने के लिए। तब वहाँ पर जेनी को एक अननोन नंबर से एक वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाती है, जिस रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पर वो इंसान उसे जैसा कन्फेशन दे रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पर उसे जेनी ने करने के लिए कहा था। एंड अंकल यहाँ पर उसे बुलाने लग जाते गुस्से में, ताकि यहाँ पर वो उस समय डिसीजन ले सके। जेनी कहते कि इसके पहले कि आप लोग यहाँ पर मुझ पर एलिगेशंस लगाना शुरू करें, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर प्रूफ्स बताना चाहती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि सब कुछ मेरा नहीं बल्कि डेजी का किया धरा है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उन लोगों को वही वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है। और बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर वो लोग जेनी को समझा रहे होते कि उसे बैक ऑफ कर लेना चाहिए, जेनी कहते कि ठीक है, आप लोगों का मेरे लिए डिसीजन लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर मैं आपकी बेटी की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लूँगी। ऐसा बोलकर यहाँ पे वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा रही होती है, जिस फुटेज में यहाँ पर साफ साफ किसी और वुमन के साथ मेकआउट करता नजर आया था। और ये फुटेज यहाँ पर ठीक शादी के बाद का होता है। ये फुटेज देखकर यहाँ पर वो घबरा जाते हैं एंड उस रूम के सीसीटीवी का फुटेज यहाँ पर कार में बैठकर किम देख रहा था। उसे बहुत ही मजा आ रहा होता है कि जितना पावरफुल वो है उतनी पावरफुल यहाँ पर उसकी वाइफ भी है। वही दूसरे यहाँ पर डेजी भी आ जाती है, जो ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है। एंड यहाँ पर उन लोगों को समझ आ जाता है कि जेनी को तो यहाँ पर चीजें हद से ज्यादा ही पता है। अंकल यहाँ पर अपना नाइफ बाहर निकाल देते, जो देखकर यहाँ पर खुद किम भी डर जाता है। जेनी कहते कि ठीक है, अगर आप मुझे जान से मारना चाहते तो मार दीजिए, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर को एक सर्टेन टाइम बोल के रखा है। अगर उस टाइम पीरियड में मैं मेरी कार तक नहीं पहुंचती तो वो जाकर यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट कर देगा। और आपको तो फिर इसके बाद पता ही है कि मैंने उससे क्या एक्स्ट्रा बातें कही होंगी कि मेरे मर्डरर कौन हो सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि आखिर आप सभी लोगों की नीयत कितनी ज्यादा खराब है। वही तो से यहाँ पर वो दोनों इस मामले को रफा दफा करने की बातें करते थे। जेनी बोलते कि एक सेकेंड, आप लोग कौन होते हैं डिसीजन बनाने वाले? गलती यहाँ पर आप सभी लोगों ने मिलकर की है। एंड हाँ, इस प्लानिंग के मेन हकदार यहाँ पर डीसी है, तो डीसी को तो सजा मिलनी चाहिए। मैं इस केस को यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली हूँ। और अगर आप लोग डीसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर वो लोग उसकी मांगे सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। जेनी कहते कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए डेजी यहाँ पर अब्रॉड चली जाए और इस कंट्री में वापस कभी ना आए, तब तक जब तक यहाँ पर वो मुझसे परमिशन नहीं मांग लेती और मुझसे हाँ नहीं बोल देती। डीसी कहते कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। एंड डीसी के डैड भी बोल देते हैं, बट जाओ के डैड को पता होता है कि वो उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। एंड यहाँ पर तो वो डीसी के डैड की बातों को भी रिकॉर्ड करके रखे हुए थे एज ए प्रूफ, जो कि यहाँ पर वो उसे सुनाते। एंड इस रीजन की वजह से यहाँ पर अंकल भी कुछ नहीं कर पाते। डीसी यहाँ पर जेनी से कहते कि ये मत सोचो कि तुम मुझसे यहाँ पर जीत चुकी हो, मैं वापस दोबारा जरूर लौटूंगी। जेनी कहते कि तुम नहीं लौट सकती मेरी परमिशन के बिना, तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वहाँ से वो फिर चली जाती है। और मेरे दोस्त यहाँ पर किम चला जाता है अलग से जाओ के डैड से बदला लेने के लिए। जाओ के डैड यहाँ पर उससे कंटिन्यूसली माफ़ी मांग रहे थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एक इंटरनेशनल क्लाइंट, इंटरनेशनल अलायंस पार्टनर है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किम ही है। किम यहाँ पर कहता कि नहीं जेनी मेरी खास पर्सन है, आपने आज जो किया वो मुझे बहुत बुरा लगा है। अब या तो यहाँ पर आप अपने 5% ऑफ शेयर्स बेचिए, या तो आपके बच्चे की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो जाएगी एंड वो शेयर्स यहाँ पर जेनी के नाम पर जाने चाहिए, जहाँ पर ना चाहते हुए भी अंकल को वो करना ही पड़ता है। वही तो सर यहाँ पर असिस्टेंट किम को बताने लग जाता है कि जैसा हमने यहाँ पर जाओ के डैड को कहा था, उन्होंने ठीक वैसे 5% ऑफ शेयर उनकी कंपनी के यहाँ पर जाने के नाम पर करवा दिए। ये सुनकर तो यहाँ पर किम भी खुश हो जाता है, बट अब यहाँ पर उसका सेकंड मोड ऑन हो जाता है, जहाँ पर वो जेनी के पास जाता है और कहते हैं कि तुम तो कितना काम करती हो, देखना मैं भी काम करूँगा एंड सारे पैसे लाकर तुम्हें ही दे दूंगा। वही दूसरा यहाँ पर अंकल की कंपनी से असिस्टेंट आकर जेनी को वो 5% शेयर के एग्रीमेंट दे रहा होता है। जेनी को भी यहाँ पर खुद हैरानी होती है कि अरे वो कब से इतने दयालु बन गए कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी कंपनी के 5% शेयर्स दे दिए। एंड इतने में यहाँ पर जाओ चिल्लाते हुए आ जाते, बिकॉज उसे इन सभी चीजों के बारे में पता जो चलता है। जेनी यहाँ पर नीचे की ओर कॉल पर बात करते हुए जा रही थी कि वही दूसरा वहाँ पर डेजी होती है, जो कि चिपके से उसे देख रही थी। एंड यहाँ पर वो वैन में बैठे लोगों को कॉल लगा देती, जहाँ पर जेनी को किडनैप कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड किम को जैसी खबर पहुँचती है वो यहाँ पर एकदम से फ्यूरियस हो जाता है एंड वो तुरंत यहाँ पर उसके जीपीएस के लोकेशन को ट्रैक करके पूरे सिटी में उससे जुड़ने के लिए कह देता है। एंड कहता है कि कोई भी यहाँ पर खाली नहीं बैठे रहना चाहिए, जब तक जेनी नहीं मिल जाती सर्च यहाँ पर बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए।
वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर होश में आती है। एंड वहाँ पर डीसी कहती है कि क्यों, कैसा लगा यहाँ पर तुम्हें मेरा सरप्राइज? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। जेनी बोलती कि देखो, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर मैं यहाँ से छुट जाऊंगी, फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। डीसी बोलती कि तुम छुट तो जाओगी, लेकिन कौन से बेसिस पर? जब दुनिया वालों को यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है, उसके बाद तो तुम यहाँ पर खुद के लिए लड़ते लड़ते थक जाओगी कि मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। और जेनी, आई थिंक यहाँ पर ये हमारी आखिरी फाइट होगी। ऐसा बोलकर वो उस लड़की को इशारे करके वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो आकर जेनी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जेनी उसे जैसे तैसे से अपने आप से दूर करते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तब तक यहाँ पर कोई उसे सर पर स्टिक से मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर जब वो होश में आती है, तब वो एक्चुअल में यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है। एंड वो किम को यहाँ पर खड़े होने के लिए बोलती है। किम उससे बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो? जेनी कहते कि तुम खड़े होते हो या फिर मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँ। वो कहते कि माफ़ करना। एंड यहाँ पर वो अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाता है। जेनी फिर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो ये ड्रामा कब से करता आ रहा है। तब किम मुझसे बताता है कि उसके पैर यहाँ पर एक्सीडेंट के 1 महीने बाद ठीक हो चुके थे और वो मेंटली इल नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर बस दिखावा कर रहा है कुछ रीजंस की वजह से, ताकि यहाँ पर वो इन लोगों को सजा दे सके, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर एक एक्सीडेंट लगता है। जेनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि मैं क्या तुम्हें यहाँ पर पागल नजर आ रही थी कि तुम कब से यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठा रहे थे? किम कहता है कि नहीं, मैं जानता कि मैंने यहाँ पर तुमसे झूठ बोला है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कभी फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं कभी वो सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश की तो थी, लेकिन मुझे हर बार ये डर था कि अगर तुम मेरे बारे में सच जान लोगी तो फिर यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जेनी से कहती कि प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें फ़िलहाल देखना नहीं चाहती हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं, जिसे यहाँ पर किम की सच्चाई पता होती है। जेनी को तो और भी गुस्सा आ जाता है और उसे ये तक पता चल जाता है कि उस दिन वो डॉक्टर एलन कोई और नहीं बल्कि किम ही था। एंड इसी कंपनी का जो थर्ड पार्टनर है वो भी किम ही होता है, जो कि अपने इंटरनेशनल नेम से इस कंपनी में एंटर किया है। वही दोस्तों यहाँ पर वो सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जेनी के लिए यहाँ पर वो सूप लेकर आ जाता है। वो जेनी को बता रहा होता है कि यहाँ पर तुम खाना खा लो, गुस्सा यहाँ पर खाने पर मत उतारो। एंड जेनी तब यहाँ पर उसे कन्फेस करती है कि वो उसे लाइक करती है। ये सुनकर तो यहाँ पर किम बहुत खुश हो जाता है। वो कहती है कि खुश होना बंद करो, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हें लाइक करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला और इस बात से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए तुम्हें नहीं देखना चाहती। मुझे बस कुछ समय की पीस चाहिए, मैं बिल्कुल टायर फील नहीं करना चाहती। वही दोस्तों यहाँ पर वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो जेनी के बारे में सोच रहा था और बस यही प्रे करते कि जेनी यहाँ पर उसे माफ़ कर दे। तब तक उससे कंपनी से यहाँ पर कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर उसके पैर के बारे में उसे तब पता चलता जब वहाँ पर किम उसे उस समय बचाने के लिए आया था। अंकल यहाँ पर कंपनी में बात कर रहे होते कि किस तरीके से वो लोग कंपनी के फ्यूचर डेवलपमेंट को देखेंगे और अपने कंपनी का न्यू हायर चुनेंगे। तब तक वहाँ पर जेनी सभी लोगों के साथ आ जाती है और अपने डैड को सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने थप्पड़ मारती है और सभी को यहाँ पर अंकल की सच्चाई बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मॉम के मरने से पहले ज़बरदस्ती उन्होंने यहाँ पर आंटी की कंपनी आंटी से हमेशा हमेशा के लिए छीन ली, जो कंपनी आंटी यहाँ पर शुरुआत से जेनी को देना चाहती थी। ये सारा प्रूफ जब यहाँ पर सभी को पता चलता है तो सब यहाँ पर उसके डैड के अगेंस्ट चले जाते हैं। अंकल जेनी से बहुत माफ़ी मांगते भी है और उससे ये चांस मांगते कि वो वापस से एक अच्छे डैड बनकर दिखाएंगे। बट जेनी कहते कि नहीं, आप कभी नहीं सुधरने वाले और आपने जो मेरी मॉम के साथ किया वो बहुत गलत किया है। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर ले चली जाती है फ्रॉड के चक्कर में। वही दोस्तों यहाँ पर एवरी डे किम यहाँ पर जेनी के लिए विदाउट फेल खाना बनाता है ताकि यहाँ पर वो जेनी को इम्प्रेस कर सके। जेनी तो शुरुआत में खा नहीं रही थी, बट एक बारी के लिए यहाँ पर वो खाना शुरू कर देती है। उसे रियलाइज होता है कि खाना तो ये अच्छा बना सकता है, तो मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं अंकल को, जो कि जेनी और किम का यहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर उनके होश हो जाते हैं। वही दूसरी ओर जाओ था, जो कि हाईली ड्रंक था एंड ड्रंक से ज़्यादा यहाँ पर उसे ड्रग्स लगे थे। जिसके बाद जब अंकल यहाँ पर इस पर चिल्लाते हैं तो गुस्से में आकर वो अपने डैड को यहाँ पर चाकू से मारने लग जाता है। वह दूसरे यहाँ पर सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर जूली जेनी को बता रही थी कि किम को यहाँ पर कोरिएंडर्स यानी कि धनिया खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक काम करो, तुम उसे धनिया खाने के लिए कहो।
जेनी बोलती है कि ये भी कोई टास्क होता है। किम यहाँ पर तुरंत ही उसे खाने का नाटक करना शुरू कर देता है एंड जोर जोर से खांसने लग जाता है, जिससे तो यहाँ पर जेनी की हंसी निकल आ जाती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तब तक यहाँ पर उन्हें अंकल की डेथ की न्यूज आ जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जाओ की मम्मा को, जो कि उसे सब जगह ढूंढ रही होती है। जब जाओ यहाँ पर उसे फाइनली मिलता है तो जाओ को ये उम्मीद थी कि उसकी मॉम यहाँ पर उसे बचाएगी, उसे सेव करेगी। आंटी यहाँ पर कहती कि देखो बेटा, तुम मेरी बेटी तो जरूर हो, लेकिन जो तुमने किया वो बहुत गलत है। तुमने अपने डैड को कैसे मार डाला? तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। जाओ यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लग जाता है एंड कहते कि माँ, तो मुझे आपको यहाँ पर डैड के पास भेजना पड़ेगा। ऐसा बोलकर तो वो सीजर से अपनी मम्मा को भी मारने लग जाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर सभी पब्लिक आकर उसे रोक लेते, तो वो अपनी मॉम को रस्सी से वहीं पर बैठा देता है बांधकर। कॉल जैसे यहाँ पर जेनी और किम तक पहुंचता, वो लोग तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं, बिकॉज ये सब कुछ उनके कंपनी के बाहर ही हो रहा था। वही दोस्तों बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जेनी और किम उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं एंड फाइनली यहाँ पर जाओ की बात उसे कहते कि ठीक है, तुम जो बोलोगे वो हम सब कुछ करने के लिए रेडी है। एंड जाओ चाहता था कि यहाँ पर वो अपने डैड के मर्डर के चक्कर में अंदर ना जाए एंड वो एक स्टेबल जॉब चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पर उसकी लाइफ को इंटरफेयर करे। वो लोगों से वो सब कुछ देने के लिए रेडी हो जाते, लेकिन यहाँ पर ये उन लोगों की चाल होती है। जैसे वो उसके हाथ में आता है, वो लोग तुरंत ही उसे यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल के लोगों के हाथ में कर देते। एंड वही दूसरी और बाद में यहाँ पर किम को ये बात पता चलती है कि शुरुआत से यहाँ पर जाओ के डैड यहाँ पर उससे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टीज के पीछे पड़े हुए थे, ताकि वो सब कुछ यहाँ पर ग्रैंडपा उनके नाम कर दे और फिर वो अपने बच्चे के नाम पर। लेकिन ग्रैंडपा ऑलरेडी यहाँ पर अपने विल में अपने इनहेरिटेंस में यहाँ पर किम का नाम लिख के गए थे। जेनी यहाँ पर कहने लग जाती कि जाने तो अब यहाँ पर जाओ के डैड को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा ही था, ठीक उसी तरह जो तरीके से यहाँ पर उन्होंने ग्रैंडपा के साथ में चीजें की है। इतने में यहाँ पर किम जेनी के बहुत क्लोज आ रहा था, पर जेनी तो यहाँ पर उससे अपने क्लोज बिल्कुल भी नहीं आने देती है। वो उसे कहते कि मैंने अभी तक तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं किया है। नेक्स्ट से यहाँ पर किम वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है, यानी कि वो ब्लैंक पेपर जिसके अंदर जेनी ने उसे लिख कर दिया था कि किम यहाँ पर कोई भी गलती क्यों ना करती, जेनी यहाँ पर उसे हमेशा माफ करेगी। जेनी उसे बोलते कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, एंड तब किम यहाँ पर उसे कहते कि मैं इस पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं भले यहाँ पर एक पागल एक क्रिपल्ड इंसान होने का नाटक कर रहा था, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी झूठी नहीं थी। मेरी फीलिंग्स हमेशा से तुम्हारे लिए सच्ची थी एंड मैं हमेशा ये फील तुम्हारे लिए करता रहूंगा। वो यहाँ पर इतनी इमोशनल बातें बोलते कि जेनी यहाँ पर उसकी बात मानी जाती है, जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड दोनों की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।